हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इंश्योरेंस लॉ की क्लास के लास्ट लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे हुए हैं उसमें हमने फायर इंश्योरेंस भी कंप्लीट कर लिया है, देन हमने मरीन इंश्योरेंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम दोनों को ही चूँकि दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम दोनों में आपस में दोनों में जो समानताएं हैं, जो सिमिलरिटीज़ है उन पर डिस्कशन करें और दोनों में जो भी डिफ्रेंसिएशंस है उन पर डिस्कशन करें। तो ये टॉपिक भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपको मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बीच में जो समानताएं हैं प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि समुद्री बीमा तथा अग्नि बीमा में अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम इन दोनों में ही आपस में जो समानताएं और जो अंतर हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ के बारे में। ठीक है, इनमें आपस में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या समानता है। देखिए, हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में। दोनों ही बीमों की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। ठीक है ना, कितनी अधिकतम अवधि है? 1 वर्ष। 1 वर्ष से ज़्यादा के ये नहीं होते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है? क्षतिपूर्ति बीमा है। ठीक है ना, क्या है? दोनों ही इंश्योरेंस यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध है। ठीक है, दोनों ही बीमे सामान्य बीमा व्यवसाय की श्रेणी में शामिल हैं। क्लियर? दोनों ही बीमों में जोखिमों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ का बीमा किया जाता है, कुछ का नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमरस जो होती रिस्क होती है इनमें, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जोखिमों का बीमा किया जाए। पर्टिकुलर एक स्कोप बता रखा है कि ये चीज़ें इसमें शामिल होगी। दोनों प्रकार के बीमों में परम सद्विश्वास के सिद्धांत का पालन होता है। ये हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और चर्चा भी करी थी हमने जब फायर इंश्योरेंस पढ़ा था, तभी भी इस बात की का उल्लेख हुआ था वहाँ पर। और इसी तरह हमने समुद्री बीमा पढ़ा था तो भी इस बात का उल्लेख हुआ है। परम सद्विश्वास से मत तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि क्या, चाहे इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड दोनों ही जो है वो अपने सारे फैक्ट्स जो है वो सही सही एक दूसरे को बताए। ठीक है, एक दूसरे से किसी भी तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ जो है उसको छिपाना नहीं है, सारे तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करना है। अगर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है तो क्या होता है, जो जड़ पार्टी होती है वो अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवा सकती है। ये दोनों ही जगह सेम है, लागू होता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी है, दोनों बीमों में विनियोग तत्व का अभाव होता है। दोनों में ही विनियोग तत्व का अभाव है। भाई देखिए, जब हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बीमा के साथ साथ विनियोग भी है, जबकि फायर इंश्योरेंस भी विनियोग नहीं है और समुद्री बीमा भी विनियोग नहीं है। विनियोग का कोई तत्व इसमें नहीं है। जितनी क्षति होगी उसकी उतनी ही भरपाई की जाएगी। जितना जो एक्चुअल लॉस है उसी की भरपाई की जाएगी, उससे ज़्यादा के लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। ठीक है, जबकि जीवन बीमा में हमें पढ़ते हैं ना कि ठीक है, जितना आपने अमाउंट जमा करा है उतना आपको मिल जाएगा, चाहे आपकी डेथ हो या ना हो। आपकी डेथ हो जाती है तो सक्सेसर्स को मिल जाता है, नहीं होती है तो उस व्यक्ति को खुद को मिल जाता है, इंश्योर्ड को। जीवन बीमा में लागू होता है। तो जीवन बीमा की तरह ये दोनों अलग है, लेकिन ये इन दोनों की समानता है अग्नि बीमा और समुद्री बीमा की, कि इनमें विनियोग तत्व नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का कोई फैक्ट इसमें नहीं होता। दोनों बीमों का उद्देश्य जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। जो रिस्क है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें आपस में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्ट को लेकर। तो भारत में अगर समुद्री बीमा की बात की जाए तो एक पृथक रूप से अधिनियम पारित किया गया है, जबकि अग्नि बीमा के लिए हमारे देश में कोई पृथक कानून नहीं है। इसका नियमन बीमा अधिनियम और अन्य जो सामान्य कानून है उनके द्वारा ही किया जाता है। जोखिमों की प्रकृति की हम बात करें तो इसमें समुद्री जोखिमों तथा उनके अनुषंगी जोखिमों का बीमा किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समुद्री जोखिमें भी शामिल है, उसके साथ में उससे सहायक जोखिमें भी शामिल हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं दोनों ही स्कोप के बारे में, इसमें हमने पढ़ा था स्कोप में। अग्नि बीमा में आग तथा उसकी जो भी सहायक जोखिम है वो भी शामिल की जाती है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। समुद्री बीमा में नैतिक संकट बहुत कम होता है, जबकि अग्नि बीमा में आचरण संबंधी या नैतिक संकट जो होता है, कंडक्ट से संबंधित जो लॉस होते हैं वो अग्नि बीमा में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर समुद्री बीमा में देखिए नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल जो रिस्क होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बीमा योग्य हित। अब बीमा योग्य हित को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
बीमा योग्य हित कब होना जरूरी है दोनों में? देखिए, समुद्री बीमा में बीमा योग्य हित का क्षतिपूर्ति का दावा करते समय मौजूद होना जरूरी है। जब इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर रहे हो, मतलब इंश्योरेंस के टाइम नहीं, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको। लेकिन जब आप क्लेम कर रहे हो उस समय उस वस्तु से आपका संबंध होना चाहिए जिस वस्तु का आपने मरीन इंश्योरेंस करवाया है। जो मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए। हित का मतलब मैंने आपको समझा दिया था लास्ट में कि अगर उसको लाभ हुआ तो आपका लाभ, उसको हानि हुई तो आपकी हानि। उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड है, मतलब कहने का मतलब है वो चीज़ आपकी है, आपका स्वामित्व है उस पर और किसी का नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अग्नि बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित का बीमा कराते समय और क्षतिपूर्ति प्राप्त करते समय दोनों ही समय होना जरूरी है। तो ये इन दोनों में बेसिकली मेन डिफरेंस हो गया। क्या मरीन इंश्योरेंस में तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना जरूरी है? क्लेम करते टाइम, एट द टाइम ऑफ क्लेम। और यहाँ पर जो है अग्नि बीमा में कब? दोनों ही टाइम्स होना जरूरी है। आप बीमा करवा रहे हो उस समय भी विषय वस्तु आप में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, और जब आप क्लेम कर रहे हो तो भी उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट, हस्तांकन, असाइनमेंट के बारे में। समुद्री बीमा पत्र का हस्तांकन बीमाकर्ता की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है, आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। जबकि अग्नि बीमा में इसके हस्तांकन के लिए बीमाकर्ता की अनुमति जरूरी होती है। असाइनमेंट हमने पढ़ा था फायर इंश्योरेंस वाले चैप्टर में, नॉमिनेशन पढ़ा था, असाइनमेंट पढ़ा था, ये वही असाइनमेंट है बेटा। ठीक है, ट्रांसफर करना, इसके संबंध में आपको चैप्टर पढ़ना हो तो मैंने प्रीवियस में आपको एक वीडियो इस पर मेरा अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटीज़ की। समुद्री बीमा में गर्भित आश्वासनों की संख्या अधिक होती है, ये अभी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, इम्प्लाइड जो वारंटीज़ पढ़ी थी हमने। फिर बात आती है अग्नि बीमा में गर्भित आश्वासनों की संख्या बिल्कुल 0 के बराबर है, कुछ ज़्यादा नहीं होती, व्यवहार में है ही नहीं, सीधी सी बात। नेक्स्ट, बीमा पत्रों के मानदंड। समुद्री बीमा पत्रों के मानदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, समुद्री मार्गों से गुजरना होता है, इसलिए जो स्टैंडर्ड जो निर्धारित किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। जबकि अग्नि बीमा पत्रों के मानदंड भारतीय साधारण बीमा निगम तथा ऑल इंडिया फायर टैरिफ कमेटी द्वारा निश्चित किए जाते हैं। लाभ की अगर हम बात करें तो समुद्री बीमा में बीमित वस्तु के वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त 10 से 15% तक कुछ लाभ की पूर्ति भी कराई जा सकती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है ना, प्रीमियम की राशि पर। जबकि अग्नि बीमा अनुबंधों पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कंप्लीटली लागू है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंपनियां जनरली जो होती है वो 10 से 70% का लाभ एक्स्ट्रा दे देती है मरीन इंश्योरेंस में, जबकि यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को फॉलो किया जाता है। एक्चुअल लॉस होता है केवल उसी की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के जो दोनों चैप्टर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुके हैं, उनमें सिमिलरिटीज भी पढ़ ली है और डिफरेंस भी पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इनको समझिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।